करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हुए चलते हैं एक बार और। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे उसी दिन, है ना, कि फ्लोर टेस्ट होता है, सॉलिड्स होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात की थी हमने, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए? आयंस। जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। ठीक है। इसके बाद पहली केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिंग विद एक्टिव मेटल। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे नहीं, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वही ये रिएक्शन दे पाएंगे, नीचे वाले रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे एसिड से। ये क्या रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो रहा है। जिंक इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम HCl, हाइड्रोजन अलग हो गया। जिंक इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4। आयरन इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को अपन टेस्ट कैसे करेंगे? बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, द गैस विल बर्न विथ पॉप साउंड, दैट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है। फिर हमने बात की थी कुछ रिएक्टिव मेटल विग्रसली रिएक्ट करते हैं, कुछ लेस स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, और कुछ तो करते ही नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर सीरीज। जो सीरीज में ऊपर है वो विग्रसली रिएक्ट करेंगे, जो मिडिल में है वो स्लोली रिएक्ट करेंगे, और जो कॉपर जो हाइड्रोजन के नीचे वो तो करेंगे ही नहीं। ठीक है। मेटल कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट हमने क्या देखा था? किसी भी मेटल का कार्बोनेट ले लो, आप बाइकार्बोनेट ले लो, एसिड ले लो, कोई सा भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और आपको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों तो प्रोडक्ट हमेशा फिक्स है। ठीक है। फिर CO2 को टेस्ट कैसे करोगे? तो बाय पासिंग द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर विल टर्न milky because of the formation of calcium carbonate. If you keep on adding more and more carbon dioxide, the milkiness disappear because of the formation of calcium bicarbonate. Correct? फिर बेसिस के साथ रिएक्शन का नाम था न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस, अगेन यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है? डबल डिस्प्लेसमेंट, जो अपन यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं, याद करो, है ना, 5 रिएक्शन पढ़ते थे। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ठीक है। हाँ, तो एसिड और बेस का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, H गया इसके OH के साथ, और Na गया इसके Cl के साथ। सेम यहां भी हो रहा है, K गया SO4 के साथ, H गया OH के साथ। तो हर बार पानी तो फिक्स है, क्योंकि एसिड से H पॉजिटिव निकल रहा है और बेस से OH नेगेटिव, तो हमेशा ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पानी तो बनाएंगे ही, और साथ में क्या बचा? सॉल्ट। सेम चीजें मेटल ऑक्साइड के साथ भी कर रहा था एसिड। जब एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाया गया तो भी वो सेम काम कर रहा था, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने कंक्लूड किया कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि एसिड प्लस बेस ही सॉल्ट और पानी देते हैं। अब यहाँ पे हमने एसिड तो लिया है, बेस तो नहीं लिए, पर तब भी सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वो भी बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और उसमें बेस भी होते हैं। देखो ध्यान देना, क्यों बेस होते हैं? क्योंकि इन मेटल ऑक्साइड में जब आप पानी मिक्स करते हो तो ये बेस बन जाते हैं। ये बन जाएगा CuOH का ट्वाइस, ये बन जाएगा KOH। समझ रहे हैं? देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर बेसिक, तभी अपन इसको क्या बोलते हैं? बेसिक इन नेचर। क्लियर है? तो ये लाइन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दो और प्रॉपर्टी देखे थे, सल्फाइड बायसल्फाइड की। हम ये तीनों देखे हैं ना, मतलब सल्फेट नहीं देखे हैं, सल्फाइड देखे हैं, और सल्फाइड इसके बाद की प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों आयंस अपन 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सल्फाइड होता है सिंगल एलिमेंट का, फिर सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है। वैसे ही अपना कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है ना। कार्बोनेट CO3 का 2 नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट HCO3 का 1 नेगेटिव, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। सल्फाइड ऐसे ही बाइसल्फाइड भी बन जाएगा, तो बाइसल्फाइड क्या हो जाएगा? HSO3 1 नेगेटिव। एक नेगेटिव कम कर दिए, H लगा दिए, एक नेगेटिव कम कर दिए, H लगा दिए, तो बाइकार्बोनेट। एक नेगेटिव कम किए, H लगा दिए, तो बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट।
बाई बोलो या हाइड्रोजन बोलो, ठीक है। तो इनके साथ क्या मिल रहा है अपन को, सल्फाइड और बाई सल्फाइड के साथ ये दोनों चीजें फिक्स है हमेशा, बाकी सॉल्ट। अगेन यहाँ भी डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन ही हो रहा है। एंड लास्ट हमने यहाँ एंड किया था कि सल्फाइड लोगे, किसी भी मेटल का सल्फाइड लोगे, जैसे कि Na2S, MgS, K2S, TaS, इन सब का क्या मिलेगा, अगेन सॉल्ट, उसी मेटल का सॉल्ट, जो मेटल का सल्फाइड आपने लिया है उसी मेटल का आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहां भी डबल डिस्टिलेशन ही हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है सल्फर के साथ और जो भी इसके साथ एन आयन है वो जा रहा है मेटल के साथ और बना रहा है सॉल्ट। क्लियर है, ठीक है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। आगे देखते हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो सेटअप है ये क्या हो रहा है, हम HCl एसिड बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं, HCl एसिड, बट पहले वो बनता है HCl गैस, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। देखो दोनों का नाम फॉर्मूला सेम है HCl, पर जब वो गैसियस फॉर्म में होती है तो उसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और वो गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। पर जब इसको पानी में मिला देते हैं तो ये बन जाएगा एक्वस, और तब ये कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ रहे ना, दोनों का फॉर्मूला सेम है HCl, बट नाम थोड़ा सा गैस अलग है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो, अगेन डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन हो रहा है, आपने NaCl लिया यहाँ पे और ऊपर से H2SO4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं इसको, कॉनिकल फ्लास्क, बिकॉज नीचे से ये क्या बन रहा है, कोन, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉनिकल फ्लास्क। ऊपर हमने एक स्टॉपर लगाया, उस स्टॉपर के अंदर दो होल्स हैं, एक होल के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब लगा करके वहां से एसिड ऐड कर रहे हैं ऊपर से, नीचे पहले से ही अपन ने NaCl लिया हुआ है। समझ रहे हैं कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नीचे NaCl है और ऊपर से अपन एसिड को धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, Na2SO4 बनेगा, डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन हो रहा है, Na will go with SO4 and will form Na2SO4, H will go with Cl and will form HCl गैस। तो यहां से गैस निकलती हुई जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए दूसरे वाले में भी अपन ने क्या डाल के रखा हुआ है, एक और ट्यूब जो गैस को कलेक्ट करके यहाँ पानी में डिसॉल्व कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एसिड। क्या बन जाएगा, एसिड। समझ रहे हो, तो ऐसे HCl एसिड बना, पहले हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी और फिर उससे क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाय डिसॉल्विंग द गैस इन वाटर, बाय डिसॉल्विंग द गैस इन वाटर, ठीक है। तो ड्राई HCl गैस को अगर ड्राई लिटमस पेपर में मिलाओगे तो वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि एसिड तो पानी के जाने के बाद ही एसिड होता है। तो इसलिए ड्राई HCl इन ड्राई लिटमस पेपर विल नॉट मेक इट रेड, समझ रहे हैं क्या। बट अगर आपने ड्राई लिटमस पेपर के साथ, सॉरी ड्राई HCl के गैस साथ मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया, उसी लिटमस पेपर को गीला कर दिए, तो फिर वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ABR था ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इसको हिंदी में अपन क्या बोल रहे थे, अनिल। एसिड टर्न्स ब्लू यानी कि नीला, टू लाल, रेड, लव, समझ गए। तो ये वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ड्राई HCl गैस है और पेपर भी ड्राई है, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू रेड नहीं होगा, इसका मतलब वो एसिड नहीं है अभी तक। कब बनेगा एसिड, या तो आप उसको गैस में डिसॉल्व, पानी में डिसॉल्व कर दो, अब ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, या तो आप अपने लिटमस पेपर को गीला कर लो तो मॉइस्चर आ जाएगा ना। तो जैसे ही ये ड्राई गैस जा करके उस मॉइस्ट पेपर से टकराएगी तो उसको पानी मिलेगा और तब वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव आयन तब जा करके बनेगा और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट टाइम डालना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सभी ने वो कंप्लीट कर लिया ना वहां तक, सल्फाइड तक, है ना, बाइसल्फाइड्स और सल्फाइड्स। एक वो प्रॉपर्टी मैंने छोड़ा था आप लोग को लिखने के लिए बोला था, और एक सल्फाइड। डायग्राम जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं एक लाइन बाद में लिखवा दूंगा ये पूरा बेस के बाद, कि ड्राई HCl गैस जो है उसका क्या एक्शन होगा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वो लिखवा दूंगा मैं बाद में, ठीक है। चलो अभी लिखो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखो बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस भी जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सेम रिएक्शन। वहां भी वही देखे ना, पहला प्रॉपर्टी
पलटो पीछे एक बार देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दिखा? यहां भी वही होगा, बस फर्क इतना है, ध्यान देना फर्क क्या है। वहां क्या था ना, हमारे एसिड में पहले से कोई मेटल आयन नहीं था। एसिड क्या होता है? HCl, H2SO4, HNO3, साथ में आपने क्या ले लिया, लेट से मेटल जिंक। तो रिएक्शन सिंपल सा था कि जिंक और क्लोरीन मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेंगे, जिंक और सल्फर सल्फेट मिलकर के जिंक सल्फेट बना लेंगे, और जिंक और नाइट्रेट मिलकर के जिंक नाइट्रेट बना लेंगे, ZnNO3 का होल ट्वाइस। यही था रिएक्शन, सिंपल था। बट अब यहाँ क्या हो रहा है ना, हमारे सॉल्ट में दो मेटल आ जाएंगे। दो मेटल कहां से आए? एक पहले से आपके बेस में मेटल है ही, और आपने मेटल को ही रिएक्ट करवाया है। तो अब आपका जो सॉल्ट बनेगा उसमें दो मेटल आपको दिख रहे होंगे, सोडियम भी है और जिंक भी है। समझ रहे हैं क्या? तो इस आयन को अपन कहते हैं जिंकेट आयन। ZnO2 का 2 नेगेटिव इज जिंकेट आयन। जैसे सल्फेट हुआ, सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या हुआ? सल्फेट हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन का ऑक्सीजन आया तो क्या हुआ? कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ? वैसे जिंक के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो जिंकेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आएगा तो एल्यूमिनेट हो जाएगा। आयन का नाम बता रहा हूं मैं। तो 8 कहीं भी लगता है ऑक्सीजन आ जाता है, अपन कई बार देखे हैं। समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ये क्या आ गया, जिंकेट आयन। ऐसे अगर आपने यहाँ पे जिंक की जगह एल्यूमिनियम लिया होता तो ये हो जाता एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनेट। समझ रहे हैं क्या? अकॉर्डिंगली फॉर्मूला क्या बना? Na तो 1 पॉजिटिव होता है और जिंकेट 2 नेगेटिव है, तो Na2ZnO2, ये हमारा फॉर्मूला बना। इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। अगर वही एल्यूमिनियम होता तो फॉर्मूला क्या बनता? Na2AlO2 एल्यूमिनियम, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता? सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम जिंकेट है, उसका नाम एल्यूमिनेट होता। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, लिखिए रिएक्शन फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी। Reaction of bases with metals. Some metals react with base to form hydrogen gas. क्या हो गया? डन। सेकंड रिएक्शन क्यों नहीं लिखे हैं? हाँ, खाली दिख रहा ना सेकंड रिएक्शन, क्यों? क्या है, पढ़ के देखो। रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, तो ये तो अपन पढ़े ना, एसिड विद बेस लिखो या बेस विद एसिड लिखो, क्या होने वाला है? न्यूट्रलाइजेशन, है ना? तो एसिड, हाँ मतलब वहां बस यही इंटरचेंज था। वहां अपन हेडिंग क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो इसलिए अपन ने यहां लिखा था रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो अब क्या लिखे हैं? रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। रिएक्शन तो वही होगा ना। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इतना ही आप लोग भी लिख करके छोड़ दो, ठीक है? तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल भी दो तो अपने मन से। एक एग्जांपल भी लिखो जल्दी से। लाइन नहीं लिख रहे हैं कुछ अपन, है ना? ऊपर लिखे हुए हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव सॉल्ट एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल चाहिए मेरे को।
ये वाला मना करने वाला था मैं। HCl और NaOH वाला छोड़ के कुछ और। काटे क्यों? गलत थोड़ी ना है वो। हाँ, लो कोई एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, H2SO4, एंड बेस ले लो KOH। HCl भी ले सकते हो, एसिड प्लस KOH। रिएक्शन कंप्लीट करो उसका। हाँ, दोनों ले लो। पहले में क्या बन रहा है? K2SO4 प्लस H2O, है ना, K2SO4 प्लस H2O। सेकेंड में KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। देखो कैसा हुआ है, ये H का H पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, K का 1 पॉजिटिव एंड OH का 1 नेगेटिव। OH गया H के साथ बना लिया H2O, K पॉजिटिव गया SO4 2 नेगेटिव के साथ बना लिया K2SO4। तो K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, यहां भी वही करेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके बना लेंगे KCl, और ये दोनों मिला के बना लेंगे H2। ठीक है, ये PDF मैंने शेयर करी है ना, इसमें आप लोग आगे जाएंगे ना तो आपको एक पेज दिखेगा ऐसा, जहां मैंने सारे आयंस के नाम लिखे हैं। तो किसी को डाउट हो रहा होगा अभी भी कि ये सब आयंस का क्या है, देखो ये वाला पेज, पेज नंबर 29 या 30 या जो भी आसपास का पेज देखना, ये सब लिखे हुए हैं जो 9th में पढ़ते थे अपन। दिख रहा है ये मैंने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में भी लिखवाया है, लेकिन वहां भी तो अपन एक वर्ड रिएक्शन वो कन्वर्ट कर रहे थे ना, तभी ना बैलेंस कर पाओगे। तो ये सब समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक कैट आयन और एन आयन के सिंबल्स, हाँ है ना, जितने भी ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? पॉलीएटॉमिक। ये है मोनोटॉमिक कैट आयन और ये है मोनोटॉमिक एनायन। सब मोनोटॉमिक है, देखो एक ही एटम है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, लेड, आयरन, सब सिंगल सिंगल मेटल है। बट यहां जब आओगे तो सल्फर और ऑक्सीजन मिल गए, पॉलीएटॉमिक। कार्बन ऑक्सीजन पॉलीएटॉमिक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉलीएटॉमिक। तो जहां भी ऑक्सीजन आ गया साथ में किसी के, सब क्या बन गए? पॉलीएटॉमिक। ये सारे एन आयन से, बीच में एक कैट आयन है बस। क्लियर है? तो ये PDF में है, अगर आप लोग को कहीं नोट करना हो तो वापस एक बार कर सकते हो, बट हर चैप्टर में बार बार करने का मतलब नहीं है ना, उसको याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, लिखा हुआ है बाद में। नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शन देखो। देखो पहले लिखना नहीं है, पहले समझो क्या लिखा हुआ है। देखिए इस टाइप का अपन किए हैं पीछे भी। वहां एक पढ़े थे ना न्यूट्रलाइजेशन का, क्या पढ़े थे? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड लिए थे, बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसके साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड बनेगा CO2, नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनेगा NO2, सल्फर के साथ ऑक्साइड बनेगा SO2। तो ये तीन एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं। तो जब इनके साथ रिएक्शन करवाए तब भी सॉल्ट एंड वाटर बना, ये तो फिर न्यूट्रलाइजेशन ही हो गया। इसका क्या मतलब हुआ फिर? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, वाह, एसिडिक इन नेचर। देखो जब एसिड और बेस को लिए, एसिड और बेस को लिए तो सॉल्ट एंड वाटर बना कि नहीं बना? तो अब बेस और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को लिए तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो आप, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू एसिड। समझ गए क्या? नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू एसिड, या इट इज एसिडिक इन नेचर। उसका कारण है, देखो जैसे वहां पानी मिला रहे थे तो वो बेस बन रहे थे ना, यहाँ पानी मिला दो, H2O में CO2 मिला दो तो बन जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H2O में SO2 मिला दो, बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। H2O में NO2 मिला दो, बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। यही तीनों तो मिलके एसिड रेन होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में तीनों गैसेस हैं, ये हम छोड़ रहे हैं, ये गाड़ियां छोड़ रही हैं, फैक्ट्रीज छोड़ रही हैं गैसेस, ये गैसेस है एटमॉस्फेयर में हमारे। जब पानी गिरेगा तो पानी इन गैसेस को डिसॉल्व करते हुए नीचे गिरेगा। तो जो गिर रहा है वो पानी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? एसिड रेन। समझ गए क्या? तो लिख लो इसको, लास्ट में कंक्लूजन है
नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। वो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और रटने की जरूरत नहीं है। आप एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बना के उसको पानी में मिला दो तो बेस बनेगा, और एक नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में मिला दो तो एसिड बनेगा। इसलिए दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दोज आर बेसिक इन नेचर। ऊपर का नहीं लिखना है ना, ये लिख चुके आप लोग, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखना है। हो गया। ये वही अभी आपको जो बताया, मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाओ बेस मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाओ एसिड मिलेंगे। लिखना चाहोगे तो नोट करके लिख लो। नोट करके दोनों चीजें लिख लो। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड, और यहाँ लिख सकते हो बेस। यहाँ लिख लेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और यहाँ लिख लेंगे एसिड। आप बताओ। फॉर्मूला बनाना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलेगा तो क्या बनता है? लाइम वाटर। ये एन वेन नहीं है ना भाई, है ना। इसका तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एच लिख रहे हो उसको, है ना। क्या ये बोलोगे कौन है ये? KON कौन होगा? किसी कॉपी में होगा, आप ठीक किए होगे। MgON का होल ट्वाइस। एच है ना भाई वो, लिखे थे क्या ऐसा? कोई तो लिखा होगा, ईमानदारी से कोई तो बताएगा नहीं, पर ठीक है। देन आगे बढ़े। मतलब क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। तो देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर बेस, दैट इज व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर। एग्जांपल ऐसा करके दिखा देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और प्रॉपर्टी है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है बेस की, है ना।
रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ हेवी मेटल सॉल्ट। हैवी मेटल सॉल्ट जैसे कि कॉपर का सॉल्ट हो गया, आयरन का सॉल्ट हो गया, ये सब हैवी मेटल सॉल्ट्स है। और बेस NaOH लिया हमने दोनों एग्जांपल में, तो अगेन क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है और आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप है, प्रेसिपिटेशन। याद है दो पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूट्रलाइजेशन वो भी अपन यहां पढ़ लिए वापस से, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो ये है, समझ रहे हैं। तो देखो आपने जैसे कॉपर सॉल्ट लिया तो कॉपर का जनरली ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, आयरन का लिए तो रेडिश ब्राउन बनता है या डर्टी ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन कि अपन ने जैसे ये 2+ वाला है ना आयरन, कितना प्लस वाला है, ये फेरस है कि फेरिक है, कैसे पता चलेगा, यहाँ 2 गया है ना, अगर ये फेरिक होता तो FeCl3 होता। देखो Fe2 पॉजिटिव है ना, वो जब क्लोराइड के साथ आयन बनाएगा मतलब कंपाउंड बनाएगा तो ये बनेगा फेरस, और जब Fe3 पॉजिटिव होगा तो वो क्लोराइड के साथ ये बनाएगा FeCl3, फेरस फेरिक। इसके साथ बन रहा है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, इसके साथ बनता डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन लिख लो। तो सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल लाइक कॉपर, आयरन, जिंक व्हेन एडेड टू बेस दे फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ, किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है दोनों रिएक्शन में, उस मेटल के हाइड्रोक्साइड का। दिख रहा है, जो भी मेटल सॉल्ट आपने लिया, कौन सा सॉल्ट लिया यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। तो लास्ट टाइम वही लिखी हुई है, दे फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ कोई सॉल्ट नहीं बन रहा है ना, प्रेसिपिटेट बन रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन। इक्वेशन को बैलेंस कर लें दोनों, तो भी शायद बैलेंस नहीं है, सेकंड तो नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है। बैलेंस इक्वेशन ही होने चाहिए जहां भी लिखोगे। डाउनवर्ड एरो है ना, डाउनवर्ड एरो इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अपवर्ड एरो इंडिकेट्स क्या, गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। डन, बैलेंस हो गया, वैभवी कर दिया बैलेंस, फर्स्ट भी नहीं हुआ, यहाँ पे 2 लगा दूं, बस बाकी सही है, ठीक। दूसरे वाले में क्या करूं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक। डन, चलो नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कई बार एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ तो लिया, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, बट डे टू डे लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, हमारी आम जिंदगी में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कई बार अप्लाई करते हैं पर हम ध्यान नहीं देते। ठीक, जैसे फर्स्ट है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आर गिवन एंटासिड टैबलेट्स। एसिडिटी में क्या होगा, एक्सेस एसिड है स्टमक के अंदर, है ना, उससे इरिटेशन होगी स्टमक में, तो नाउ टू न्यूट्रलाइज दैट एक्सेस एसिड
हम क्या लेते हैं, एंटासिड टैबलेट्स। जो डाइजीन खाते हो आप, है ना, तो उसमें क्या होता है, बेस। जो इनो पी लेते हैं अपन, है ना, ये सब में बेस होता है। एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एक्चुअली। वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मार्केट में मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से, ऐसे पैकेट आता है। तो उसको भी अगर आप एक चम्मच खा लोगे तो वो अंदर जा करके आपके एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। प्लस HCl, अंदर HCl ही तो है। रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे पानी और बन जाएगा MgCl2, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर बन के ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो एसिडिटी एसिड के कारण हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या? आगे और एंटासिड टैबलेट विच कंटेन बेसिक, लिखा भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। ठीक है, सेकंड देखेंगे, द स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंड्स कंटेन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड, एक दिन बताया भी हूं बीच में, मिथेनोइक एसिड। ब्रैकेट में लिख लेना इसको भी इसके जस्ट बाद। तो अब वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बेस लगाते हैं। जनरली सोप लगाते हैं, बिकॉज सोप में बेस होता है, साबुन में बेस होता है। ठीक है, तो उससे वो न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक। सॉइल, जब अपन सॉइल में फार्मिंग करते हैं, है ना, कुछ अनाज उगा रहे हैं, तो सॉइल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। एसिडिक सॉइल, सॉइल में भी क्रॉपिंग नहीं हो पाएगी ठीक से, ना ही बेसिक सॉइल में भी क्रॉपिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। तो अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो क्रॉप्स विल नॉट ग्रो वेल, देयरफॉर द फार्मर स्प्रेड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्प्रेड करते हैं। इससे दो फायदे हैं, देखो, एसिड जो है अपना न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा और सॉइल को कैल्शियम में मिल जाएगा, मिनरल, है ना। सॉइल का एक न्यूट्रिएंट होता है, मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ना, मैक्रो माइक्रो पढ़ते थे अपन क्लास 9th में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो वो जो कम क्वांटिटी में चाहिए। तो इससे दोनों काम हो रहा है। हमारा सॉइल अगर एसिडिक है तो वो बेसिक बेस के कारण न्यूट्रल भी हो जाएगा और हमारे सॉइल को मिनरल्स भी मिल जाएंगे, कैल्शियम आयन। ठीक है, वही अगर आपका सॉइल बेसिक हुआ तो हम एसिड छिड़क करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मतलब दोनों ही केस में हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, एक न्यूट्रल सॉल्ट। बेस नहीं चाहिए, न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए। हाँ, अब वो तो खैर मिनरल्स के लिए डालते हैं, वो हम उसके लिए नहीं डालते कि एसिडिक है कि बेसिक है। वो तो हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर तो देना ही है, भले सॉइल न्यूट्रल क्यों ना हो। मतलब न्यूट्रल सॉल्ट में थोड़ा ऐसा कि हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, तो फर्टिलाइजर का पर्पस वो नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजर आर यूज फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। NPK डाल दिए तो उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल गया प्लांट्स को। ठीक है, बट उनका काम न्यूट्रलाइज करना नहीं है सॉइल को, है ना। सॉइल का भी आप लिटमस पेपर से टेस्ट कर सकते हो, आप सॉइल को ले सकते हो, उसका सॉल्यूशन में लिटमस पेपर से टेस्ट करके पता चल सकता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है ना। वरना सॉइल के पीएच सेंसर भी आते हैं, पीएच सेंसर, जिसकी हेल्प से हम पीएच वैल्यू देख करके बता देते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है, स्मॉल पी कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू अगर 7 से कम होती है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 7, तो हम उस टाइप के सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं। ग्रेटर देन 7 होती है तो बेस बोलते हैं, और इक्वल टू 7 होती है तो न्यूट्रल। तो ये आपका पीएच स्केल अपना अगला टॉपिक है। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन नोट डाउन कर लो। इसके अलावा एक आध और एप्लीकेशन बता सकते हो क्या? एक नेटल लीव्स होती हैं, नेटल लीव्स, पत्ती। ये तो हमने किसका लिखा, बीज एंड एंड्स लिखा है ना, ये दोनों तो एनिमल हो गए, है ना। बट एक लीव होती है, पत्ती, नेटल लीव्स, उनका भी उनसे भी जैसे आप टकरा जाओ, उनके भी स्टिंग में क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड सेम। तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोप यूज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे माउथ में भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, होता है कि नहीं, है ना। हम अगर माउथ में एसिड ज्यादा हो गया है, वो डेंटल कैरीज मैंने डिस्कस किया था आपके साथ न्यूट्रिशन के बाद। देखो, हर एक लाइफ प्रोसेस पढ़ने के बाद हमने उसके हार्मफुल इफेक्ट देखे थे। जैसे न्यूट्रिशन में डेंटल कैरीज, लंग्स में वो टोबैको वाला, है ना, हार्ट में बीपी, किडनी में डायलिसिस, है ना। तो
न्यूट्रिशन में डेंटल कैरीज करके एक टॉपिक था, हमने ज्यादा उसके बारे में लिखा नहीं है, बट डेंटल कैरीज का मतलब क्या होता है कि दांतों में एसिड के कारण दांतों का कैल्शियम खराब हो जाना, इनामल खराब हो जाना, तो वो एसिड ना रहे इसलिए अपन क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ताकि वो एसिड अगर लिबरेट हुआ होगा तो वो ब्रश के उसमें जो बेस होता है उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सही बोलते हैं खाने के बाद ब्रश करना चाहिए या सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, वरना वो रात भर में आपके बैक्टीरिया एसिड उस खाने पे बैक्टीरिया आकर के उस एसिड एसिड से उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे और वो एसिड आपके इनामल को खराब करेगा, तो आपके दांत काले काले पड़ जाते हैं पीछे वाले ऐसे, क्योंकि वहां फंसता है ना खाना। तो इसलिए हमें हमेशा मुंह पूरा साफ करके ही सोना चाहिए। दिन भर चबर चबर करते रहते हैं अपन, तो रात को ऐसे ही सो जाएंगे गंदा मुंह लेकर के। तो ये एक और एप्लीकेशन हो जाएगी हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। एंड नॉट जस्ट इन माउथ, अंदर जाने के बाद भी तो चल रहा है ना न्यूट्रलाइजेशन। जो हमारा सलाइवा अंदर गया खाने के बाद मिक्स होकर के एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो अब आपका खाना एसिडिक हो गया थोड़ा, मतलब अगर ज्यादा एसिड हो गया तो फिर यही खाना बाइल जूस ने फिर से न्यूट्रलाइज किया। तो ये प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी चलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एटलीस्ट दो तीन एप्लीकेशन याद रखेंगे, है ना, डिस्क्राइब करके लिखना है हमको कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है। डन। मैथ्स में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए? बढ़ो आगे। फिर नेक्स्ट हो गया ना सबका? नेक्स्ट टॉपिक समझते दैट इज पीएच, पीएच स्केल। तो इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, कि आपका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि अगर एसिड 1 to 7 के रेंज में आता है, राइट, 1 to 7 के अंदर, उसमें भी 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर 2 वाला उससे कम स्ट्रॉन्ग है, 3 4 वाले थोड़े मॉडरेट हैं, 5 6 वाले वीक एसिड्स हैं। तो ये वैल्यू देख करके हम बता सकते हैं कि आपका एसिड का स्ट्रेंथ क्या है या बेस का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज अ मेजर ऑफ इट, किसका मेजर होता है? तब तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर एच पॉजिटिव कितना है। जितना ज्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा, एंड वाइस वर्सा, जितना कम होगा उतना एसिड कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन दिस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको डिनोट अपन ऐसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच पॉजिटिव लिख करके। इसका मीनिंग ही है ये पूरा लाइन। सिर्फ इतने से अगर आप लिख देते हो तो उसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। समझ रहे हैं क्या? तो उसको बार बार इतना बड़ा लिखने से बेटर अपन क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एच पॉजिटिव आयन। समझ में आ रही बात? चलिए, तो उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ
हाइड्रोजन, तो पीएच में भी डिफाइंड एज अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखो डेफिनेशन जो लिखी हुई है, भी लिखना नहीं है, छोड़ दो पेन। डेफिनेशन जो लिखी है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान देना क्या लिखा है कि टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, यही हुआ इसका मीनिंग, टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये बोल रहे हैं इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर एक नंबर लिखेंगे माइनस लगा करके, उसी नंबर को पीएच बोलते हैं। अब वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि पीएच क्या है, एक नंबर है जो कि कहां है, 10 के पावर में है, 10 के नेगेटिव पावर में, नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज, ऊपर है पावर में है, इन ऑर्डर टू, और ऐसा करके अपन क्या बता रहे हैं, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बता रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो जो नंबर यहां पे होगा वही आपका टीएच होता है। अब एक फंक्शन होता है हमारे मैथ्स में जिसको अपन कहते हैं लॉग, जैसे अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो ना, वैसे मैथ्स में एक लॉगरिथम होता है, वही मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको शॉर्ट में हम लॉग बोलते हैं, एलओजी। दोनों तरफ अपन लॉग लगा रहे हैं, यहां पे भी और यहां पे भी, लॉग 10, लॉग H पॉजिटिव एंड लॉग 10 टू द पावर माइनस पीएच। यहां तक क्लियर है? जैसे आप नहीं करते हो एक इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ ऐड कर देते हैं, या दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ज्यादा कर देते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, वैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। क्लियर है ये? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो उसकी टेबल होती है ना, साइन कॉस की टेबल पढ़े हो कि नहीं आप लोग? अभी तो आपने देखो प्रोमिनेंट एंगल्स की तो वैल्यू याद रखी होगी कि साइन 0/0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, ये अपन पढ़े भी थे ना, उसमें भी स्नेल्स लॉ में भी आया था साइन। तो अपन ने कुछ प्रोमिनेंट एंगल्स की, जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू याद रखी है। अगर मैं पूछ दूं बताओ साइन 36 क्या होता है, तो आपको टेबल देखनी पड़ेगी, पीछे आपके मैथ बुक में एक टेबल होगी हर के लिए, साइन कॉस है ना, सबकी एक टेबल होगी, तो साइन 36 डिग्री में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इन द सेम वे किसी भी नंबर के लिए लॉग की भी एक टेबल होती है, वो भी आपकी मैथ की बुक में होगी, पर अभी वाली बुक में नहीं होगी क्योंकि अभी नहीं पढ़ते आप, वो 11th 12th में पढ़ोगे, तो उस बुक में आपको पीछे लॉग की टेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपको वैल्यू वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस पीएच, यहां तक ठीक है, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग A टू द पावर B, लॉग A टू द पावर B, तो इस B को हम जम करके सामने ला सकते हैं और उसको लिख सकते हैं B log A। समझ में आ रहा है क्या? B log A। अब ऐसे हमारा वहां पे लिखा हुआ है log ऑफ 10 टू द पावर माइनस पीएच, ऐसा लिखा है ना, अरे हाँ है ना, तो इस माइनस पीएच को सामने जम करके ला सकते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस पीएच लॉग ऑफ 10। तो ये प्रॉपर्टी एक याद रखेंगे अभी जो हमको काम आने वाली है, और एक और याद रखेंगे कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 इज 1। तो राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ पीएच बचा, log 10 1 हो जाएगा ना, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस पीएच बचा, और माइनस को भी उधर भेज दो, तो फाइनली क्या दिखेगा आपको, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने बोला था ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर? तो यहां से एक डेफिनेशन और बन जाएगी, वो जो प्रॉपर्टी मैंने आगे लिखी है ना, ये मैंने साइड में यहां लिख दी है बॉक्स के अंदर, वहां ए टू द पावर बी बोला था, यहाँ एम टू द पावर एन बोल दिया हूं। क्लियर है? इसको गलत मत समझना सर, आपको वहां ए टू द पावर बी लिखे थे, यहाँ एम टू द पावर एन, समझा रहा हूं मैं है ना, तो ये ए टू द पावर बी लिखूंगा तो बी सामने आएगा ना, तो एम टू द पावर एन में एन सामने आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, और log 10 क्या होता है 1। तो ये हमारा जो इस बॉक्स में जो है, इससे अपन एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। अब जो लिखा है बस उसी को पढ़ूंगा, ठीक है। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो दो डेफिनेशन हो गई, एक इसके हिसाब से डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है कि pH इज डिफाइंड एज अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इसी को सॉल्व किया हमने लॉग लेकर के, तो एक नया डेफिनेशन आ गया, दो प्रॉपर्टी लगाए अपन, ये वाली डब्बे में जो बंद है वो दोनों प्रॉपर्टी लगाए, तो एक डेफिनेशन और आ गया कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है?
तो ये दो डेफिनेशन हो गई, एक वहां लिखी हुई है और एक यहाँ लिखी हुई है ऊपर एक लाइन में। pH कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है क्या? है ना? अब जैसे समझते कि ये नेगेटिव लोगैरिथम का मतलब क्या हुआ, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है? अब देखो फॉर एग्जांपल अगर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की किसी एसिड में 0.1 है, 0.1 ये यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल आपने सुना है ना, 9th में अपन मोल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिए थे। मोल पर लीटर मतलब इतना मोल एसिड 1 लीटर में है। एसिड में सिर्फ एसिड तो ना, पानी भी तो है। तो 1 लीटर जो पूरा एसिड बना है उसमें एसिड कितना है, 1 मोल। 1 लीटर में एसिड में 1 मोल एसिड है, बाकी पानी है, तब जाके वो पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन बना। समझ रहे हैं? तो मोल पर लीटर क्या होती है, उसकी यूनिट, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है? अब ये जो 0.1 है ना, आप इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हो क्या? जल्दी बताओ, सोच के सोचो जल्दी। 10⁻⁻1 मतलब 1/10, और 1/10 को 0.1 लिखते हैं ना। मतलब यूं समझो कि 0.1 को 10⁻⁻1 लिख रहे हैं, तो 0.01 को क्या लिखेंगे, 10⁻²। 0.001 को 10⁻3। 0.00001 को, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या, 10⁻⁴। ये नंबर बड़ा होते जा रहा है कि छोटा होते जा रहा है? और छोटा होते जा रहा है ना। 0.0001 है, 0.4 टाइम्स 0 and 1, 10⁻⁵। 0.5 टाइम्स 0 and 1, 10⁻⁶। नहीं हो रहा है? तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये है, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 0.1, ये है ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। पुट करते हैं वैल्यू, तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 0.1, इसकी जगह रख दिया 0.1, वही तो है ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और 0.1 को अपन 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं? अभी तो बात किए ना इसके बारे में। और ये -1 जम करके सामने आएगा कि नहीं आएगा ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। और log 10 क्या होता है, तो pH कितना आया, 1। तो ये एसिड का pH है। समझ रहे क्या? पर हमारा जो स्केल है ना वो 0 से चालू होता है। तो 0 कब होगा, जब ये कंसंट्रेशन 1 रहेगी, तो log 1 0 होता है। तीसरा चीज, log 10 1 था और log 1 0। तो pH हमारा जो स्केल चालू होता है ना वो 0 से चालू होता है। तो 0 के लिए मतलब 1 कंसंट्रेशन 1 होगी, 1 मोल पर लीटर, तो 0, pH 0। 0.1 होगी तो pH 1, 0.01 होगी तो pH 2। कैसे, 0.0 ये है ना 0.01, तो उसको क्या लिखते हैं, 10⁻²। ये -2 जम करके सामने आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, log 10 1, तो क्या दिखेगा, सिर्फ 2। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या बोला मैंने? इसी फॉर्मूले में pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻², इसके लिए लिख रहा हूं। तो -2 जम करके सामने आया, तो क्या दिखा, सिर्फ 2। log 10 तो 1 होता है। इन द सेम वे इसका क्या हो जाएगा, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, एसिडिक नेचर घट रहा है। क्योंकि सबसे कम एच पॉजिटिव किसके पास है, इसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा 7। समझ रहे हैं क्या? तो ये सारी वैल्यूज का ना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की जगह H3O पॉजिटिव भी। देखिए जितने हाइड्रोजन आयन बनते हैं उतने पानी के साथ मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन बन जाते हैं। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन लिखना गलत तो नहीं है ना? या आप इसकी जगह H पॉजिटिव भी लिखोगे तो भी सही है ना? ये दोनों ही हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। फॉर्मूले में भी आप इसकी जगह अगर H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव लिख देते हो तो सही है, गलत नहीं है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जितने H पॉजिटिव बन रहे हैं उतने पानी के साथ मिक्स होकर H3O पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आप जैसे जैसे यहाँ जा रहे हो यहाँ तो और कम होते जा रहा है ना, 10⁻⁻6 तो और छोटा हो गया। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और कम होती जा रही है, होनी भी चाहिए, ये तो बेस है। बेस में H पॉजिटिव कम है, OH नेगेटिव ज्यादा है। अच्छा एक चीज और, एसिड में एसिड में भी OH नेगेटिव होता है और बेस में H पॉजिटिव भी होता है। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसिड में दोनों होते हैं, बेस में भी दोनों है, क्योंकि पानी तो दोनों में है ना, और पानी के पास तो है H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव भी। एग्री करते हैं इससे? मतलब एवरी एसिड हैव OH नेगेटिव आल्सो एंड एवरी बेस हैज H पॉजिटिव आल्सो, बट द थिंग इज दैट कि एसिड में ये ज्यादा होता है
और बेस में ये ज्यादा होता है, OH नेगेटिव ज्यादा होता है बेस में और H पॉजिटिव ज्यादा होता है एसिड में। प्रेजेंट दोनों में है, प्रेजेंट दोनों आयन दोनों में है, बट उनकी क्वांटिटी अलग अलग है। अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा है तो वो एसिड हो गया, अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कम है तो बेस हो गया, और अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल हो गया। देखिए देखो, जितने H पॉजिटिव जितने OH नेगेटिव आपस में मिलकर के पानी बना लिए तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। पर अगर H पॉजिटिव ज्यादा है OH नेगेटिव कम है तो इतने H पॉजिटिव को तो उसने न्यूट्रल कर दिया, बट इतने तो अभी भी H पॉजिटिव बचे हैं ना। यही है एसिडिक नेचर के कारण रीजन कि व्हाई दैट इज एसिड। ठीक है, और बेस में H पॉजिटिव भी है OH नेगेटिव भी है, पर OH नेगेटिव ज्यादा है, तो इतना H पॉजिटिव ने इतने OH नेगेटिव को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बट इतने OH नेगेटिव तो है ना अभी भी एक्स्ट्रा, दैट इज व्हाई इट इज बेसिक। समझ रहे ना? तो क्वेश्चन आता है कि डज अ बेस कंटेन H पॉजिटिव? यस, इट कंटेन्स, बट द कंसंट्रेशन ऑफ इट इज लेस देन OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कम है। एम आई क्लियर? ये स्केल क्लियर है पूरा? इस केस में देखो ऊपर सब लिखा हुआ है, H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव, इतनी रेंज में, इस रेंज में, इसमें आने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं न्यूट्रल, और इसके बाद OH नेगेटिव ज्यादा होता है H पॉजिटिव से। एम आई क्लियर? इधर से इधर ट्रैवल करोगे तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, यानी कि 0 वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और 6 वाला वीक, और इधर से इधर बढ़ोगे तो इंक्रीजिंग, यानी कि 8 वाला वीक बेस है और 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है? तो दोनों ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ये इधर से बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ रहा है और ये इधर से बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ रहा है, बीच में न्यूट्रल। एक आध एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दिया जो मैंने आपको पीछे समझाया ना, कि अगर किसी का कंसंट्रेशन 1 है, 1 मोल पर लीटर, तो उसका पीएच कितना होगा, 0। अगर कंसंट्रेशन 0.1 है, 10⁻⁻1 मतलब 0.1, तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, मतलब पीएच 1 हो जाएगा। कंसंट्रेशन 10⁻², 10⁻² मतलब 0.01 है मोल पर लीटर, तो उसका पीएच 2 हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे समझाया ना, ये चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो चलिए ये 2 स्लाइड्स आप लोग लिख करके लेके आना, पीएच वाली। हाँ हाँ, स्केल तक बना के लेके आना। ठीक है, चलो, थैंक यू।